हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं विद सेक्शन 102, जिसमें हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ईटीसी ऑफ द सर्च वारंट। तो जब भी सर्च वारंट निकाला जाता है तो किन डायरेक्शंस को फॉलो किया जाता है, क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं, उसके बारे में। तो 102 जो सेक्शन है उसमें बताया जा रहा है कि जब भी हम सर्च वारंट इशू करते हैं तो सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने में, उसको प्रोड्यूस करने में, उसको सारी चीज़ों में उसकी कई सारे नियमों का पालन होता है, जो नियम होते हैं जनरल वारंट के। मतलब नॉर्मल केसेस में जो वारंट निकलता है, जो रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, वही सेम रूल यहाँ पर सर्च वारंट पर भी अप्लाई होते हैं। तो अगर हम इस पूरे सेक्शन का कोर आइडिया देखें, इस सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लें, तो हमें समझ में आएगा। देखिए, सर्च वारंट जब इशू किया जाता है अंडर सेक्शन 96, जब हम जनरल सर्च करवाते हैं, ठीक है, जब स्टोलन प्रॉपर्टी की सर्च करवाते हैं 97 में, जब फॉरफीचर पब्लिकेशन सर्च करवाते हैं 98 में, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर होता है, और 100 में जब हम रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन को सर्च करवाते हैं। तो इन चारों ही सेक्शन में हम क्या इशू कर रहे हैं? सर्च वारंट को इशू कर रहे हैं। अब सर्च वारंट तो हमने इशू किया, मगर जब भी सर्च वारंट इशू किया जाएगा तो उस पर कुछ नियम लागू होंगे, क्योंकि ये देखो स्पेसिफिक प्रकार का वारंट है, ठीक है। ये नॉर्मल वारंट नहीं है, इसमें सर्च की जा रही है, इसमें हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसमें ये नहीं है कि आपको केवल अरेस्ट करके एक व्यक्ति को लेकर के आना है, यहाँ पर फुल सर्च करनी है, चीज़ों को ढूंढना है, एविडेंस ढूंढने हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट बोला गया है उसको ढूंढ के लेके आना है, कोई व्यक्ति बोला गया है उसको ढूंढ के लेके आना है, तो मतलब ये बहुत सीरियस चीज़ है। तो इन सभी चीज़ों में हम जो प्रोसीजरल रूल्स को फॉलो करेंगे, वो उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो कि जनरल सर्च पर लगता है। अब जनरल सर्च क्या है, यहाँ पर 32 में कुछ रूल्स हैं, 72 में कुछ रूल्स हैं, 74 में है, 76 में है, 79 में है, 80 में है, 81 में है। जहाँ तक ये अप्लाई हो सकते हैं वहाँ तक हम इनको अप्लाई करेंगे। अब सो फार एज मे बी का मतलब क्या है? जहाँ तक ये अप्लाई किए जा सकते हैं उस हद तक इनको अप्लाई किया जाएगा सर्च वारंट पर भी। अब हम देखते हैं जो ये सेक्शन 102 है, ये भाई एग्जिस्टेंस में क्यों है। तो इसका केवल इतना मतलब है कि जो सर्च वारंट होता है, सर्च वारंट थोड़ा सीरियस टाइप का वारंट है, एज आई सेड अर्लियर। तो इसमें हमें प्रॉपर डायरेक्शंस, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर सेफगार्ड, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये जो सर्च वारंट होता है, ये आर्बिट्रेरी पावर को, पुलिस की, उसको प्रिवेंट करता है। अभी आप सोचेंगे कैसे? मान लीजिए कि सर्च करने के लिए पुलिस को बोला जा रहा है, जनरल कोई वारंट दे दिया गया है, ठीक है। तो अब पुलिस जाएगी, पुलिस को हमने स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दिए हैं, पुलिस को कह दिया कि भाई आप ये कर लो। और जबकि जब हम सर्च वारंट देते हैं तो हम स्पेसिफिक डायरेक्शंस देते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें बताते हैं कि आपको ये करना है, ये चीज़ें मिलेंगी आपको, ये लेकर के आना है, इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें करनी है। एक पूरा वहाँ पर मैनर बताया जाता है कि किस मैनर में आपको वो चीज़ें करनी है। तो ये क्या हुआ? ये बताता है कि जो सर्च वारंट है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक काइंड ऑफ वारंट है। तो ये जो सर्च वारंट वाला सेक्शन है, यहाँ पर जब हम जनरल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम बाइफर्केट कर रहे हैं सर्च वारंट को, जो कि एक सीरियस टाइप का वारंट है, और जनरल वारंट को। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो कि जनरल वारंट के होते हैं, जो हमारे सर्च वारंट पर भी अप्लाई होते हैं। बस इतना सा डिक्लेरेशन इसमें किया जा रहा है। अब हमने ऊपर कुछ पर्टिकुलर जनरल वारंट के रूल्स देखे थे। तो पहला सेक्शन था हमारा सेक्शन 32। सेक्शन 32 में हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ वारंट। तो ये जो होता है, इसमें इस पर्टिकुलर फॉर्म में आता है, रिटन ऑर्डर रहता है, सिग्नेचर रहता है, सील ऑफ द कोर्ट रहता है। तो इसी प्रकार से जो सर्च वारंट होगा वो भी प्रॉपरली आपको इशू किया जाएगा। ये सारी चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, उसमें सील होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मुंह से बोल दिया गया, आपको ओरली बोल दिया कि भाई मैं आपको वारंट इशू कर रहा हूँ सर्च का और आप जाकर के सर्च कर लो, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इसी फॉर्म में सर्च वारंट होना चाहिए, इसलिए जनरल वारंट वाले रूल्स अप्लाई हो रहे हैं हमारे सर्च वारंट में। अब यहाँ हम देखते हैं सेक्शन 72 को। सेक्शन 72 बात करता है फॉर्म, ड्यूरेशन ऑफ वारंट। इसमें बताया जाएगा कि जो वारंट होगा वो किस फॉर्म में इशू किया जाएगा, वो कितने ड्यूरेशन के लिए होगा। तो हर एक वारंट जो होता है वो राइटिंग में होता है, ठीक है, साइन बाय रहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो उसको साइन करता है, कोर्ट की सील लगी रहती है उस पर, और वो तब तक एग्जीक्यूट जब तक ना कर लिया जाए तब तक वो वैलिड रहता है। साथ में अगर वो कैंसिल कर लिया जाता है
तब तक वैलिड रहता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो गई है तो वो कैंसिल हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वारंट हमेशा रिटन होना चाहिए। कोई भी ओरल वारंट हम नहीं मानते हैं, वो अलाउड ही नहीं होता है। तो ये क्या है, ये जनरल रूल्स हैं, ठीक है। और ये जनरल रूल्स स्पेसिफिक पर अप्लाई होते हैं, जो कि है आपका सर्च वारंट, ठीक है। नाउ वन मोर जनरल रूल जो कि है सेक्शन 74। सेक्शन 74 में बात की जाती है वारंट जो है वो किसको डायरेक्ट किया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वारंट जनरली पुलिस ऑफिसर को दे दिया जाता है कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट करवा देना। बट अगर अर्जेंसी रहती है और कोई भी पुलिस वाला वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो एक नॉर्मल पर्सन को भी वहाँ पर दिया जा सकता है। और अगर एक से ज़्यादा ऑफिसर्स को दिया जा रहा है तो समझा जाएगा कि सभी के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया गया है। वहीं पर एक से ज़्यादा लोगों को तो सभी के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये सारी ही चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। देखिए नेक्स्ट जो जनरल रूल है वो हमारा 76 का है। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर को बोला गया है कि आप इसको एक काम कर दीजिए, एग्जीक्यूट करवा देना, वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा बिजी है तो वो एंडोर्स कर देगा किसी सबऑर्डिनेट का नाम, किसी अदर पुलिस ऑफिसर का नाम, जो वहाँ पर अपना जो उससे ऑर्डर ले करके जाएगा और वो एग्जीक्यूट करेगा उसको उसके नाम से, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर सर्च वारंट होता है, एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर है, इसको सर्च वारंट दिया गया। अब ये तो बहुत ज़्यादा, ये जो ए है ये तो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो ए एंडोर्स कर देगा बी को और बी वहाँ पर जा करके उस सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करवा सकता है। नेक्स्ट जनरल रूल है 79। ये जो एग्जीक्यूशन हो सकता है वारंट का वो इंडिया में कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर इन द इंडिया। कोई भी टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 80, वारंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन। मतलब जो भी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होता है, अगर उसके बाहर उसको एग्जीक्यूट करना है तो किस प्रकार से किया जाएगा। वो फॉरवर्ड किया जा सकता है टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है, एसपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उस एरिया के जहाँ पर भी वो एग्जीक्यूट होना है, और वो लोग अपना एंडोर्स कर लेंगे नाम और उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे वहाँ पर। और उसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन और उस व्यक्ति को वहाँ पर भेज देंगे, जो भी वस्तु मिलेगी उसको भेज देंगे। लेकिन जो जिस भी व्यक्ति को या जिस भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया या फिर एसपी हो गया या फिर कमिश्नर हो गया, उसको हम वो वारंट भेज रहे हैं तो वहाँ पर वो उतनी इन्फॉर्मेशन, वो डॉक्यूमेंट भी भेज जाएंगे जो कि वहाँ पर बेल डिसाइड करने के लिए ज़रूरी होंगे। ये सारे के सारे सेक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। आपको अगर इन डिटेल में देखना है तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इसके बाद एक और जनरल रूल है जो कि 81 का है, जिसमें कहा जाता है कि जो पुलिस है वो एग्जीक्यूट करवाएगी आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन। अगर पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट करवा रहा है आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन तो सबसे पहले वो एंडोर्समेंट लेगा लोकल मजिस्ट्रेट से या फिर एसएचओ से। लेकिन अगर इस चीज़ से डिले हो रहा है और उसको प्रिवेंट करने के लिए वो चाहे तो वो एग्जीक्यूट करवा सकता है विदाउट एनी एंडोर्समेंट। लेकिन वहाँ पर उसको ये रीजंस बताने पड़ेंगे कि भाई क्यों करवा रहा है। और अगर ऐसा कुछ रीज़न आ रहा है उसी वक्त वो वहाँ पर उस अर्जेंसी के मामले में या फिर फॉर्मेलिटी, उसे लगता है कि अगर मैंने ये किया तो ये जो मैं वारंट करने आया हूँ ये भाई इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इसलिए वो उसको स्केप भी कर सकता है। अब बात आती है कि जो ये सेक्शन 102 है, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं। क्योंकि जो सर्च वारंट होता है उसमें भी डायरेक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि कोर्ट तो उसमें भी डायरेक्ट करता है, उसमें भी एक रिटर्न फॉर्म होता है, उसमें भी एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसमें भी टेरिटोरियल इश्यूज आते हैं, उसमें भी असिस्टेंट चाहिए होता है, उसमें भी एंडोर्समेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जब जनरल चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक स्पेसिफिक रूल बनाने के बजाय जो जनरल रूल है, जो जनरल वारंट में हम फॉलो करते हैं वही हम फॉलो कर लें। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इसमें फॉलो की जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसका हम देखते हैं, अगर फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझें। देखिए सर्च वारंट हम इशू करते हैं 96 में, 97 में, 98 में और 100 में, ठीक है। तो उसको रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। ये किसको कंफर्म कर रहा है, 72 को। डायरेक्ट किया जाना चाहिए किसी पुलिस वाले को, किसी व्यक्ति को, 74 में। और एंडोर्समेंट होना चाहिए 76 में। एग्जीक्यूट किया जा सकता है इंडिया में कहीं भी 79 में। फॉरवर्ड किया जाएगा आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन 80 में। और एंडोर्स किया जाएगा बाय द लोकल अथॉरिटी 81 में। असिस्टेंस आप ले सकते हैं 32 में, ठीक है, ये यहाँ पर।
अब बात होती है जो यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है, सो फार एज मे बी। इसका क्या मतलब है? मतलब जहाँ तक ये रूल्स आपको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके केस में अप्लाई हो रहे हैं, वहाँ तक तो आप इनको फॉलो करोगे। लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हर एक जो अरेस्ट होता है वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है कि आप सर्च करवाओगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें सेक्शन 76 में जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसको प्रोड्यूस करवाना ज़रूरी होता है, लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब उसको अरेस्ट किया गया है ड्यूरिंग द सर्च। तो अगर सर्च वारंट इशू हुआ और वो व्यक्ति वहाँ पर मिला ही नहीं है तो क्या ही हम प्रोड्यूस करवाएंगे ना। तो इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रहती है इन सभी चीज़ों के एप्लीकेशन में। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है 102 का। जब भी सर्च वारंट इशू किया जाता है तो जो भी सर्च होती है, ठीक है, अब आप कहीं भी सर्च करने जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि लोग बहुत आसानी से आपको अलाउ कर देंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ पर आपका जो आर्टिकल 21 है वो कहीं ना कहीं वायलेट होता है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और जस्ट एंड फेयर एंड रीजनेबल जो आपका प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के लिए हम लेकर के आए हैं 102 को, जिसमें हम बता रहे हैं कि भाई आपके जो सर्च वारंट है उसको और जनरल वारंट को हमने अलग करके रखा हुआ है। और यहाँ पर हम प्रोसीजरल फेयरनेस को फॉलो करेंगे कि आपका जो भी प्रोसीजर सर्च वारंट में होगा फॉलो, वो फेयर और रीज़नेबल होना चाहिए। हमें पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं देनी है। इस वजह से हमेशा मैनर प्रोवाइड किया जाता है, क्या सर्च करना है, हमेशा स्पेसिफिक डिटेल्स दी जाती हैं इस चीज़ में। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन 103। सेक्शन 103 बात करता है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके अंडर कोई भी घर है, कोई भी प्लेस है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर सर्च किया जाना है, तो वहाँ पर क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, किस प्रकार से चीज़ें की जाएंगी, उसके बारे में जो सेक्शन बात करता है वो है 103। मान लीजिए आप सभी लोग अपने घरों में रह रहे हैं और आपके पास एक पुलिस वाला आता है कि भाई मुझे आपका घर सर्च करना है, तो उस वक्त क्या किस तरीके से उस चीज़ को डील किया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये जो सेक्शन है 103, ये यहाँ पर इंश्योर करता है कि जो भी सर्च होगा, जो भी व्यक्ति उस प्लेस के ऑक्यूपेंसी में है, उसको ये ना लगे कि उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अनलॉफुल है। तो ये प्रोटेक्ट करता है कि भाई जो भी सर्च हो वो लॉफुल हो, ट्रांसपेरेंट हो और विटनेस्ड हो, मतलब सबके सामने हो, और जो भी व्यक्ति वहाँ पे ऑक्यूपेंट्स है उसके राइट्स हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। ये सेक्शन 103 यहाँ पर बताता है। अब बात की जाती है कि जब भी ऐसी सर्च होगी तो उसको हमें हरासमेंट नहीं बनाना है, उस सभी चीज़ों को फॉलो करने के लिए 103 यहाँ पर है। जब हम देखते हैं सब सेक्शन 1, तो इसमें अगर कोई भी जगह है जहाँ पर हम सर्च करने गए हैं वो एक क्लोज्ड प्लेस है, मान लीजिए आपका जो घर है, आपका घर बंद है, आपका घर जो है चारों तरफ से बंद है, आपके यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, तो अगर आपके पास कोई भी पुलिस वाला आता है तो आपकी ड्यूटी हो जाएगी कि आप उसको अलाउ करो, उसकी एंट्री हो वहाँ पर, जो भी व्यक्ति उसके इंचार्ज में है, मतलब आपका घर है तो आप उसको अलाउ करोगे, ये आपकी ड्यूटी है। अब क्या क्या चीज़ें हैं, आप अलाउ करोगे फ्री एंट्री, ठीक है, वो सारी रीज़नेबल फैसिलिटीज़ आप उसको अलाउ करोगे, प्रोवाइड करोगे जो वहाँ पर सर्च करने के लिए ज़रूरी हैं। जब वहाँ पर आपको वो वारंट शो कर दिया जाएगा, और सर्च हमेशा तभी होगी जब आपको वो वारंट शो कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ पुलिस वाला आया और आपने जो एंट्री है उसको डिनाई कर दी, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पर उतना फोर्स यूज़ किया जा सकता है जितना वहाँ पर ज़रूरी है। जो ऑफिसर्स होंगे, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू 44 का सेकंड उतना ही फोर्स यूज़ करेंगे जितना वहाँ पर यह ज़रूरी है, और जो डोर है उसको तोड़ सकते हैं और रीज़नेबल फोर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें कब की जाएंगी? जब आपने उनसे कहा कि भाई आप मुझे अंदर आने दो, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मैं आपको सर्च नहीं करने दूंगा यहाँ पर, और आपको उन्होंने वारंट भी दिखाया है, आपको उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास लीगल अथॉरिटी है, उनके पास लीगल वारंट है, तब भी आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर गेट तोड़ करके उतनी फोर्स यूज़ करके वो पूरी सर्च जो है वो कंडक्ट की जा सकती है। जब सर्च की जा रही है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भाई जो व्यक्ति है वहाँ पर प्रेजेंट, उस व्यक्ति के पास भी कोई ऐसी वस्तु हो सकती है, तो
उस व्यक्ति को भी वहाँ पर पर्सनल सर्च किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि वो कोई चीज़ कंसील कर रहा है, कोई आर्टिकल कंसील कर रहा है, तो उसको सर्च किया जा सकता है। वहीं पर जो व्यक्ति है वो एक विमेन है, मतलब वो एक औरत है, तो उसको हमेशा सर्च दूसरे विमेन के द्वारा ही किया जाएगा और स्ट्रिक्ट डिसेंसी मेंटेन करते हुए उसकी सर्च की जाएगी। जब भी एक सर्च की जाती है किसी भी जगह की, किसी भी इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप उस लोकल लोकेलिटी के लोग होते हैं उनको आप बुलाते हो और उनको आप वहाँ का विटनेस बनाते हो कि यहाँ पर सर्च हुआ है। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है और यदि लोकल्स जो होते हैं वो अनअवेलेबल होते हैं, अनविलिंग होते हैं, तो अदर लोकेलिटी के लोगों को भी अलाउ किया जा सकता है कि भाई आप विटनेस बन जाओ इसमें। और अगर वो ये नहीं करते हैं तो उसके लिए रिटन ऑर्डर भी इशू किए जा सकते हैं कि भाई आप इसमें विटनेस करिए। अब ये क्यों किया जा सकता है? देखिए, जब भी सर्च की जा रही है तो कर कौन रहा है? पुलिस, ठीक है। अब ऐसे लोगों को वहाँ पर विटनेस बनाया जाता है जो ये बताएं कि जो पुलिस ने जो भी काम किया वो आर्बिट्रेरी पावर को यूज़ तो नहीं किया, परेशान तो नहीं किया, हरासमेंट तो नहीं किया। तो इसको जो विटनेस करने वाले जो 2 लोग आते हैं उस लोकेलिटी के, वहीं के आसपास के, वो तो लोग सच बोलेंगे ना। तो उस चीज़ को विटनेस करने के लिए, उस चीज़ का एविडेंस देने के लिए हम लोकेलिटी के लोगों को बुलाते हैं जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर इंश्योर करता है। जैसे ही वो सर्च कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पर एक सीजर मेमो क्रिएट किया जाता है, मतलब आपने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीज करी हैं, आपको सर्च में क्या क्या मिला है, जैसे हम पंचनामा भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर मिली हैं उसका पंचनामा बनाया जाता है और जो सर्च वहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है वो कितने विटनेस के प्रेजेंस में किया गया है, कौन कौन विटनेस था उनकी डिटेल्स, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर ली गई हैं उस पूरे सर्च में, वो आइटम्स को बताया जाता है और कहाँ पर सर्च किया गया है, किस चीज़ पर सर्च किया गया है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। साइन करवाया जाएगा विटनेसेस से। अभी सारी चीज़ें क्यों करी जा रही हैं? जिससे जब भी हम इस एविडेंस को कोर्ट में लेकर के आएँ तो जो उसके एविडेंशियरी वैल्यू होगी वो टेम्पर ना हो, ठीक है। अब जो भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर जगह की ऑक्यूपेंसी में रहता है, जो भी मालिक रहता है उस घर का, उस बिल्डिंग का, उस जगह का, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। तो उसके राइट्स में हमने क्या क्या दिया हुआ है कि जब भी वो सर्च होगी तो वो व्यक्ति वहाँ पर प्रेजेंट रह सकता है, वो देख सकता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ही उसको फ्रेम कर रही हो, पुलिस उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ पर कुछ रख दे, नहीं। तो जो भी चीज़ें होंगी वो उसके प्रेजेंस में होंगी और जो भी वहाँ से सीज़ किया जाएगा, जो भी चीज़ें सीज़ करी जाएंगी उसकी एक कॉपी उसको दी जाएगी। और यदि जो व्यक्ति है उसको पर्सनली सर्च भी किया गया है तो उस पर्सनल सर्च में उससे जो भी आइटम्स मिले हैं उसकी लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी और उसकी कॉपी भी उस व्यक्ति को डिलीवर करी जाएगी। अब अभी हमने देखा था कि जो भी सर्च चलेगी उसमें हम विटनेस बुलाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने लोकेलिटी के 2 लोगों को कहा कि आप आइए और आप ना इसमें विटनेस बन जाइए कि हम एक सर्च कर रहे हैं और ये सर्च ठीक प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही है। हम पुलिस जो है वो एक्सेसिव पावर तो यूज़ नहीं कर रही है, आप इसमें विटनेस बन जाइए आकर के। अब जो व्यक्ति है वो रिफ्यूज़ कर दे अगर विटनेस बनने से और कह दे कि मुझे नहीं बनना भाई, मुझे पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना, और उसके इस रिफ्यूज़ल का उसके पास कोई रीज़नेबल कॉज़ नहीं है, तो यहाँ पर ये समझा जाएगा कि उसने एक ऑफेंस कमिट कर दिया गया है अंडर भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक का कोऑपरेशन होना चाहिए अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये वहाँ पर जोड़ा गया है। अब अगर हम देखें इस पूरे सेक्शन को एक बार में, तो देखिए क्या है। जब भी सर्च होगा तो वहाँ पर किस प्रकार से होगा, आप अलाउ करोगे एंट्री को, ठीक है। रीजनेबल फोर्स को यूज़ किया जा सकता है अगर डिनाई किया जा रहा है तो। विमेन है तो विमेन को विमेन के द्वारा सर्च किया जाएगा, पर्सनल सर्च भी किया जा सकता है, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट विटनेस की ज़रूरत है हमें वहाँ पर। सीजर की लिस्ट तैयार की जाएगी और जो भी ऑक्यूमेंट वहाँ पर है उस पर्टिकुलर जगह का वो प्रेजेंट रह सकता है, उसकी कॉपी उसको दी जाएगी क्या क्या चीज़ें सीज करी गई हैं। अगर पर्सनली कोई चीज़ सीज करी गई है तो उसकी कॉपी भी प्रोवाइड करी जाएगी। और अगर कोई रिफ्यूज़ करता है विटनेस बनने से तो वो एक ऑफेंस होगा। तो ये हमारा ऑल ओवर ये सेक्शन था। ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है हमारे सेक्शन आर्टिकल 21 को, क्योंकि फेयर, ट्रांसपेरेंट और रीजनेबल जो प्रोसीजर है इसको ये बताता है कि किस प्रकार से फॉलो करना है। तो इस वजह से हमारा सेक्शन 103 इसमें आता है।
अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 104। तो 104 में हम देखते हैं कि अगर कोई भी वस्तु हमें मिलती है बियॉन्ड द जुरिडिक्शन, तो उसका डिस्पोजल हम किस प्रकार से करते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि आप मतलब जिस भी शहर में रह रहे हैं, वहाँ से एक सर्च वारंट इशू किया गया है, लेकिन वो किसी और सिटी के लिए। अब वो वहाँ पर इशू होने जाता है, मतलब एग्जीक्यूट होने जाता है। इसको देख लीजिए कि यहाँ से इशू हुआ है सर्च वारंट और ये गया कहाँ है, इस वाली सिटी में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली उस सर्च में, तो वो जो चीज़ें मिली हैं उन आर्टिकल्स के साथ अब क्या होने वाला है, उन वस्तुओं के साथ अब क्या होने वाला है, तो वो चीज़ें देखने के लिए हम आते हैं 104 में। तो 104 बताता है कि जो भी आर्टिकल फाउंड होता है हम उसके साथ क्या करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाएगा, देखो जो भी आर्टिकल फाउंड होता है आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन, तो वहाँ पर बेसिक जो हमारा रूल फॉलो करते हैं हम, वो ये है कि जो भी वस्तुएं हमें मिली हैं, जो भी आइटम फाउंड हुआ है, उसको हम ले जा करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दें। ठीक है, अब कोर्ट के सामने हम प्रोड्यूस करेंगे, किस कोर्ट के सामने, तो हम उसी कोर्ट के सामने लेके जाएंगे जिस कोर्ट ने इशू किया है वारंट को। और उस वस्तु के साथ साथ हम जो सीजर मेमो है वो भी लेकर के जाएंगे, और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थे, जो विटनेसेस की लिस्ट थी, और किस प्रकार से हमने पूरा सीजर किया है, पूरा चीज़ें सर्च करी हैं, सारी चीज़ें लेकर के पूरा डॉक्यूमेंटेशन और वस्तु को ले जा करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि जिस भी कोर्ट ने वो इशू किया था वारंट, वो काफ़ी दूर है, लेकिन उस रास्ते में ऐसा कोई अनदर मजिस्ट्रेट है जो कि पास में है, जो कि क्लोज़र है। तो जो लोकल मजिस्ट्रेट है हम उसके पास लेकर के जाएंगे कि भाई हमने सर्च करी है कि ये आर्टिकल्स, ये चीज़ें हमें मिली हैं, ये इसका सर्च मेमो है, ये इसके डॉक्यूमेंटेशन है। अब आप बताइए कि हम क्या करें। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्यों की जाती हैं, ये लोकल के पास क्यों लेकर के जाया जा रहा है, जिससे जो एक टाइम लिमिट होती है वो डिले ना हो। अब लोकल मजिस्ट्रेट के सामने तो आपने प्रोड्यूस कर दिया, अब लोकल मजिस्ट्रेट उसका करेगा क्या, उसने तो वो इशू किया नहीं था। तो लोकल मजिस्ट्रेट की वहाँ पर बस इतनी सी ड्यूटी रहती है कि लोकल मजिस्ट्रेट वहाँ पर अथॉरिटी दे देता है कि ठीक है आपने ये सर्च किया, आपको ये सामान मिला है, अब आप एक काम करिए, जिस भी कोर्ट ने इस वारंट को इशू किया था आप उसके सामने इसको ले जा करके प्रोड्यूस करवा दीजिए। यहाँ पर ये चीज़ें बस इसलिए करी जाती हैं कि वही उनके जो लोकल जो मजिस्ट्रेट है उसके जुरिडिक्शन में कोई उल्टा सीधा काम ना हो, वो बस चेक पॉइंट है एक तरीके से। अब अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है उसका पॉइंट क्या बनता है। देखो, जब भी हम जुरिडिक्शन के बाहर कोई भी सर्च करते हैं तो कई सारे जुरिडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई सारे पावर्स के अब्यूज़ होते हैं। ठीक है, कस्टडी का डिस्प्यूट पैदा होता है। तो ये जो सेक्शन है ये सारी की सारी चीज़ों को एक तरीके से ईजी कर देता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझें, देखिए दिल्ली कोर्ट है, दिल्ली में एक कोर्ट ने इशू किया सर्च वारंट को। ठीक है, कि भाई आप सर्च करके आइए। अब सर्च कहाँ करना है, सर्च करना है जयपुर में। तो उनकी टीम आती है जयपुर में, जयपुर में सर्च करती है और जो कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उसमें बरामद हो जाते हैं। ठीक है, अब जयपुर से वो दिल्ली जाएंगे, उसके बीच में तो उनको कितने सारे मजिस्ट्रेट मिल जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले जा करके जयपुर में किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करवा देते हैं कि भाई ये आइटम मुझे मिला है। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट देख लेता है सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंटेशन देख लेता है, सारी वस्तुओं को देख लेता है। फिर वो मजिस्ट्रेट कह देगा ठीक है आप एक काम करिए, आप इसको दिल्ली कोर्ट के सामने लेकर के जाइए और वहाँ पर इसको प्रोड्यूस करवा दीजिए। तो ये क्या है, ये एक प्रोसीजरल सेफगार्ड बना हुआ है जिससे अननेसेसरी पावर का अब्यूज़ ना हो कहीं भी। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जो भी लोकल मजिस्ट्रेट होगा वो उसको दूसरी जगह भिजवा देगा जहाँ से भी वो वारंट इशू हुआ था उस आर्टिकल को, वहाँ पर आप ले जा करके प्रोड्यूस करिए। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा पॉइंट आ जाता है कि भाई प्रोड्यूस तो करवा रहे हैं ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल की मुझे भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि इन इन चीज़ों की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर गुड कॉज है कि भाई मैं उसको भिजवाते हुए वापस उस इशुएंस वाले कोर्ट के पास इसको अपने पास रखूँ। तो क्या करेगा वो उसको भिजवाएगा नहीं, वो वहीं पर लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको रख लेगा। इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। तो देखो, इशूइंग कोर्ट से इशू किया जाएगा, ठीक है, सर्च किया जाएगा आउटसाइड जुरिडिक्शन, सीजर होगा पूरा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाएगा अगर वो क्लोजर है। ठीक है,
अब वहाँ से ऑथराइजेशन मिल जाएगा कि ठीक है आप अपने कोर्ट के पास लेकर के जा सकते हो और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू द इशूइंग कोर्ट। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 105, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी सर्च एंड सीजर होगा उसको हमेशा ऑडियो और वीडियो में रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। अब ये क्यों होता है? जिससे हम डिजिटल ट्रांसपेरेंसी को मजबूत कर पाएँ। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लेकर के आया गया है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे, ठीक है। एविडेंस को प्लांट नहीं किया जाएगा कहीं भी। जो पुलिस है उसका मिसकंडक्ट कहीं भी नहीं किया जाएगा, उसको प्रिवेंट किया जाएगा और इसके ज़रिए से हम अक्यूज़ को प्रोटेक्शन देते हैं और इन्वेस्टिगेशन को भी हम कहीं न कहीं मजबूत बनाते हैं। अब बात आती है कि क्या-क्या चीज़ें रिकॉर्ड करी जाएँगी, ठीक है। तो जिस जगह को सर्च किया जा रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी को, जिस आर्टिकल को, जिस चीज़ को भी सीज़ किया जा रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। सीज़र लिस्ट किस प्रकार से प्रिपेयर करी जा रही है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। विटनेसेस कहाँ पर साइन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये केवल ये नहीं है कि केवल सर्च हो रही है, ये एक पूरा जो प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को वहाँ पर सर्च किया जा रहा है, किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, कोई पावर ऑफ अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है। अब बात की जाती है कि जो भी ऑडियो वीडियो में हम रिकॉर्डिंग करते हैं कहाँ-कहाँ करते हैं, तो इस सेक्शन के अंडर में दिया गया है इसके बारे में और सेक्शन 185 के अंडर में दिया गया है। अब किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या मोड्स को यूज़ किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो जिस भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम से हम ऑडियो वीडियो तरीके से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर सकते हैं, ये प्रेफ़रेबल हैं। देख लीजिए ये काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई गई है इन प्रोविज़न्स को लेकर के आने में, क्योंकि देखो आजकल इतना मॉडर्नाइज़ ज़माना हो चुका है कि कोई भी पुलिस वाला सर्च करने जाएगा या कोई भी व्यक्ति जाएगा, तो हर एक व्यक्ति के पास आज के ज़माने में कोई कैमरा हो ना हो, फ़ोन है और फ़ोन में एक अच्छा खासा कैमरा होता है, ठीक है? तो उस चीज़ से अगर कोई भी सर्च प्रोसेस वहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो भी चीज़ें एविडेंस में की जा रही हैं, उसको हम सेफ़ तरीके से कर रहे हैं। और जब वो रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी तो उसको विदाउट डिले फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो प्रोविज़न है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना? देखो, ट्रेडिशनली क्या होता था, आप सर्च करवा लेते थे और काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता था लोगों को। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती थी, अपनी पावर को अब्यूज़ करते थे पुलिस वाले। जो एविडेंसेस थे उनको प्लांट कर दिया जाता था और जो सर्च थी वो प्रॉपर्ली नहीं कर जाते थे। इन सभी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको लेकर के आए हैं, इसलिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें इंश्योर करी जाती हैं? देखो, कि जो आर्टिकल है, जो भी मिला है उस एविडेंस में, उस सर्च में, क्या वो प्लांटेड तो नहीं था? ये यहाँ पे इंश्योर हो जाता है, ठीक है। जो लिस्ट प्रिपेयर करी गई थी, क्या वो वहीं पर प्रिपेयर करी थी? ये भी इंश्योर हो जाता है। जो विटनेसेस थे, क्या वो प्रेज़ेंट थे? ये भी इंश्योर हो जाता है। अब इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस देखें, तो ये देखो, ये स्ट्रेंथन करता है आर्टिकल 21 में जो राइट दिया जा रहा है हमारा फंडामेंटल राइट, उसको। क्या-क्या? फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है यहाँ पर, जस्ट प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी रह रही है और डिजिटल जस्टिस रिफॉर्म हम लेकर के आ रहे हैं अपने सिस्टम में। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, पहले का ज़माना ऐसा था कि कोई भी चीज़ें की जाती थी उसका हमारे पास प्रूफ़ नहीं होता था। मान लीजिए आपने सर्च कर लिया, आपके पास सब कुछ हो गया। अब अगर आप कहते हो कि भाई ये चीज़ तो मेरे घर में थी ही नहीं, ये तो पुलिस वालों ने ला कर के रखी है। अब हमने डिजिटल एविडेंसेस ऐसे बना दिए हैं, अब अगर कोई भी चीज़ सर्च हो रही है, उसकी पूरी-पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, अब आप कैसे कोई भी चीज़ फैब्रिकेट कर दोगे, कैसे कोई भी चीज़ प्लांट कर दोगे? तो ये क्या हो गया? ये रिफ़ॉर्म्स लेकर के आए जा रहे हैं, जो कि डिजिटली जस्टिस सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं। इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, तो देखो, एग्ज़ाम्पल क्या है? पुलिस सर्च करती है, एक इकोनॉमिक ऑफ़ेंस हुआ है, उस केस में पुलिस सर्च करती है और जो पूरी सर्च है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है बाय द मोबाइल फ़ोन। और उस वीडियो में हम सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं कि कैसे भाई आप उस घर में घुसे हो, विटनेसेस आपके साथ थे या नहीं थे, कोई डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर मिला है, तो उसके बारे में आपने दिखाया कि क्या डॉक्यूमेंट मिला है और जो भी चीज़ें आपने सीज़ करी हैं, उसको साइन करवाया है। और अगर उस केस में बाद में कोर्ट में ये क्वेश्चन उठता है कि भाई ये चीज़ तो मेरे घर में तो थी ही नहीं, ये तो पुलिस का काम है। अगर ऐसा कोई डिफेंस लिया जाता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला एविडेंस लेकर के आ सकते हो, देखो भाई रिकॉर्डिंग है हमारे पास, आप ही के यहाँ से मिली ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये एक क्रूशियल एविडेंस बन जाएगी इस केस में, ठीक है।
तो ये आज हम इतने ही इसमें सेक्शन कवर करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं।